हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। एकदम आपको स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से आपको स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या होगा कि स्टार्टिंग से स्टार्ट किया जा रहा है और उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं, वही आपको इस वीडियो में आपको मिलेगा। आप इस वीडियो को जो शुरू कर रहे हैं, जो सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, इस सीरीज को आप पढ़ करके आसानी से बिहार बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, जो भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम लोग का आज का जो चैप्टर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर होगा। आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हुए फिजिक्स, तो इस वीडियो को पढ़ करके आप जो भी वीडियो आपको डाला जा रहा है, इस वीडियो को पढ़ करके आप फिजिक्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए, तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो इम्पोर्टेंट बातें आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। चलिए देखिए, आज का जो चैप्टर है हमारा, वो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये फर्स्ट चैप्टर है अपने को। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जो आज का जो टॉपिक होगा अपना जो टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो होगा, आपको ध्यान दीजिए कि सबसे पहले मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक अपने को आज पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो सबसे पहले अपने को पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पार्ट है कि आपको चार्ज के बारे में पढ़ना है। चार्ज मतलब आवेश के बारे में पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, किसके बारे में पढ़ना है? सबसे पहले आवेश के बारे में। जो आज का टॉपिक जो कवर किया जाएगा आपको, वो मेन टॉपिक ये रहेगा। और उसके बाद आपको चार्ज के बाद क्या होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक पूरी बातें पढ़ेंगे। मेनली पढ़ेंगे मतलब चार्ज के बारे में, मतलब आवेश के बारे में, और कूलम्ब फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। और कूलम्ब लॉ भी इसी में आ जाएगा। आवेश में देखिए, आवेश में क्या क्या बातें पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे अभी अंदर, आज आपके टॉपिक में, अंदर के टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अब इसको शुरू कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए, तो सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, तो आपका जो मेन टॉपिक क्या क्या होगा, तो अपने पास जो टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में जो होगा, वो होगा आवेश। और उसके बाद मेनली हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कूलम्ब फोर्स के बारे में। कूलम्ब फोर्स के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे, कूलम्ब फोर्स और या फिर विद्युत बल के बारे में। चलिए, तो देखते हैं हम लोग। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब देखिए सबसे पहला हेडिंग अपना है क्या है कि चार्ज। अब देखिए, थोड़ा सा आप लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, समथिंग रिलेटेड टू चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, समथिंग रिलेटेड टू चार्ज, एंड स्टैटिक्स का मतलब क्या है, एट रेस्ट। मतलब आपको हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रो लिखा हुआ है एंड स्टैटिक्स लिखा हुआ, इसका मतलब है रिलेटेड टू चार्ज, और इसका मतलब है एट रेस्ट। तो इसलिए आपको पता होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो भी बातें हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें क्या पढ़ते हैं कि चार्ज जो है वो रुका हुआ होता है, रेस्ट में चार्ज होता है। फिर उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं किसके अंदर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में। चलिए, ये बात हम लोग देख लिए। अब हम लोग जो मेन बातें हैं हम लोग उसका करते हैं। देखिए, तो हम लोगों को जो मेन बात पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो चार्ज के बारे में। जो मेन हेडिंग है अपना, वो क्या है, चार्ज। चार्ज, आवेश, किसके बारे में पढ़ना अपने को, आवेश के बारे में पढ़ना। देखिए, आवेश क्या होता है, सिंपली चार्ज क्या होता है, चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी मास का, चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से क्या होता है, वह किसी दूसरे चार्ज को या किसी दूसरे आवेश को अट्रैक्ट कर सकता है या फिर उसको रेपल कर सकता है। चार्ज का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से एक ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को, दूसरे चार्ज पार्टिकल को, सॉरी, दूसरे ऑब्जेक्ट ने दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रेपल कर सकता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, आवेश कहते हैं। या सिंपली वन लाइन में हम लोग कहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, इट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कर सकते हैं हम लोग, इट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के आदान
प्रदान को क्या कहा जाता है, तो आवेश कहा जाता है, मतलब चार्ज कहा जाता है। चलिए ये हम लोग चार्ज के बारे में थोड़ा सा समझ लें। इसके बाद देखिए क्या पढ़ना है अपने को, इसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का मतलब है आवेश का गुण, आवेश का गुण। देखिए आवेश का गुण क्या क्या है अपने को आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए आवेश जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि। आवेश क्या है, तो अदिश राशि है, अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, आवेश के स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है आवेश के बारे में। आवेश का यदि मात्रक का बात करें हम लोग, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। इसको हम लोग सी से लिखते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। चलिए थर्ड पार्ट हम लोग बात करें। और देखिए ये कूलम होता है कि एक्चुअली आप ध्यान दीजिए, देखिए आप जानते हैं कि जो करंट इजकल टू होता है तो वो क्यू बाई टी होता है, मतलब आवेश बाई समय होता है या चार्ज बाई टाइम होता है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ से क्यू यदि निकाले हम लोग तो ये क्या मिल जाएगा, आई इंटू टी मिल जाएगा। आई का क्या होता है एम्पियर और टी का क्या होता है सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड को हम लोग क्या करते हैं, कूलम करते हैं। एम्पियर इंटू सेकेंड को हम लोग क्या करते हैं, कूलम करते हैं। ध्यान दीजिएगा यदि हम लोग बीमा का बात करें, यहाँ पर हम लोग बीमा का बात करते, तो बताइए ए को क्या लिखेंगे हम लोग, ए ही लिखते हैं बीमा में, कैपिटल ए लिखेंगे, और सेकेंड को कैपिटल टी लिखते थे। क्या मिला अपने को, ए टी मिला। और आपको ध्यान देना है कि ए टी या फिर आई टी, इसको हम लोग क्या करते हैं, तो बीमा करते हैं। तो आवेश का मात्रक और बीमा आपको समझ में आ गया होगा। मात्रक क्या है, कूलम, मतलब सी, और ये सी क्या है, तो एम्पियर इंटू सेकेंड। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी एम्पियर इंटू सेकेंड इनवर्स, सॉरी एम्पियर इंटू सेकेंड इनवर्स। देखिए सॉरी यहाँ से लिखना है Q इजकल टू आई टी, तो Q का क्या मिलेगा एम्पियर और T का क्या मिलेगा सेकेंड। ठीक है, एम्पियर इंटू सेकेंड, तो ये C क्या मिला एम्पियर इंटू सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कूलम कहते हैं। एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या कहते हैं हम लोग, कूलम कहते हैं। कई बार आपके ऑप्शन में ये डायरेक्ट आपको कूलम नहीं दे करके क्या देगा, एम्पियर इंटू सेकेंड, तो भी आंसर आपका क्या होगा, कूलम, कूलम ही होगा। ठीक है, तो मात्रक आपको समझ में आ गया। बीमा क्या होता है, एटी या फिर आईटी होता है। तो ये हम लोग प्रॉपर्टी में हम लोग ये तीन बात पर हैं। नंबर 4 पार्ट देखिए, आवेश क्या होता है, कि आवेश का क्या होता है कि क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं हम लोग, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। ध्यान दीजिए, आवेश का क्वांटमीकरण क्या करता है अपने को, कि किसी वस्तु के ऊपर में जो Q होता है वो Ne के बराबर होता है। क्या होता है, किसी वस्तु के ऊपर में जो कुल चार्ज होता है, जो कुल आवेश होता है वो कितना होता है, N इंटू ई के बराबर होता है। N क्या होता है, कोई पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। N क्या होता है, तो पूर्णांक संख्या। जैसे हम लोग कह सकते हैं +-1 +-2 एंड सो। और जो E है, तो E क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज, मतलब मूल आवेश, और इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी E होते हैं ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मूल कण कहते हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो अपने पास है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा, आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा ई के बारे में बताऊंगा। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटमीकरण क्या होता है, तो क्वांटमीकरण आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी आवेश के ऊपर में जो कुल चार्ज होते हैं वो कितने होते हैं, Q इजकल टू एन ई के बराबर में होते हैं। Q इजकल टू एन ई होते हैं, जहां पर n को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक कहते हैं, और E क्या होता है, तो मूल आवेश है, जिसका वैल्यू कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। देखिए क्वांटमीकरण के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे। अभी तक क्वांटमीकरण Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्वांटमीकरण कहते हैं। Q क्या होता है, तो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज होता है। और N क्या है, तो कोई पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है। और इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या है, मतलब ये क्या क्या हो सकता है, +-1 +-2 एंड सो ऑन हो सकता है।
और जो ई है अपने पास, जो ई है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है, फंडामेंटल चार्ज, मतलब बेसिक चार्ज करते हैं, इसको हम लोग मूल चार्ज करते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। प्रोटॉन पे कितना होता है, तो प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। आपको ये क्वांटमीकरण समझ में आ गया होगा। देखिए इसके बाद होता है कि आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। अगला जो होता है गुण, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। मतलब हम लोग कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कह सकते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है आपको, कि कोई भी बॉडी के ऊपर में, कोई भी बॉडी के ऊपर में जो चार्ज इनिशियल में उतना ही अंतिम होता है। मतलब आपको कुल मिलाकर के ये कहता है, ध्यान सुनिए, देखिए कभी भी संरक्षण का बात आ जाए, मतलब संरक्षण का मतलब होता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है जितना था उतना ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब आवेश का संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है अपने को, कि किसी वस्तु के ऊपर क्या कहता है अपने को, ध्यान दीजिए, जितना शुरू में जितना टोटल चार्ज होगा उतना ही क्या होना चाहिए, अंतिम होना चाहिए। मतलब ये कहता है आपको संरक्षण का सिद्धांत कि आवेश का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आवेश का न तो निर्माण किया जाता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में सिर्फ और सिर्फ स्थानांतरण किया जा सकता है, मतलब ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। चलिए अगला जो अपने पास, ध्यान दीजिएगा, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, कि आवेश का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज मतलब आवेश का योगात्मक गुण। आवेश का योगात्मक गुण, इसको हम लोग क्या कहते हैं, योगात्मक गुण। आवेश का योगात्मक गुण ये क्या कहता है, ध्यान से देखिए, ये कहता अपने वो किसी वस्तु के ऊपर में मान लीजिए कि जितने भी चार्ज है 1 कूलम 2 कूलम प्लस में -4 कूलम प्लस 10 कूलम। ध्यान दीजिएगा, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या कहता है अपने को, कि यदि किसी वस्तु के पास या किसी ऑब्जेक्ट के पास जितने चार्ज है, टोटल चार्ज, उसको क्या करना है कि आपको एल्जेब्रिक सम करना है। क्या करना है आपको, एल्जेब्रिक सम, बीज गणितीय जोड़ के नियम से आपको जोड़ना है। कैसे जोड़ना अपने को, तो बीज गणितीय जोड़ के नियम से। ये योगात्मक गुण कहता है। जैसे मान लीजिए इस वस्तु के ऊपर में यदि कुल चार्ज की बात करते क्या लिखेंगे, 1 + 2 - 4 + 10, ये टोटल चार्ज होगा। ये टोटल चार्ज होगा, कितना मिला, 10 2 12 1 13, 13 - 4, ये कितना मिला था, 9 कूलम। ध्यान दीजिएगा, 9 कूलम। ये कहता है कि एडिटिव नेचर क्या कहता है, कि किसी वस्तु के ऊपर में जो जितने भी चार्ज होते हैं उसको विथ साइन जोड़िए, मतलब चिन्ह के साथ जोड़िए, चिन्ह के साथ जोड़िए, मतलब एल्जेब्रिक सम करिए। एल्जेब्रिक सम मतलब आपको बीज गणितीय जोड़ के नियम से जोड़ना। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, मतलब आवेश का योगात्मक गुण। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, आवेश का योगात्मक गुण, ठीक है। तो ये मिल गया अपने को। देखिए आवेश के बारे में हम लोग पढ़ लिया, आवेश का गुण पढ़ लिया। अब देखिए, अब हम लोगों को पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोगों को पढ़ना है कि आवेश का गुण हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने का तरीका, किसी भी वस्तु को आवेशित करने का तरीका क्या क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आवेशित करने का तरीका, वस्तु को आवेशित करने का तरीका। ध्यान दीजिएगा, आवेशित करने के जो तरीके हैं, पहला आपको ध्यान रखना है कि घर्षण विधि से हम लोग कर सकते हैं। घर्षण विधि मतलब फ्रिक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड से कर सकते हैं। दूसरा हम लोग कर सकते हैं कंडक्शन मेथड से, चालन विधि से, चालन विधि से, कंडक्शन मेथड्स। तीसरा हम लोग कर सकते हैं इंडक्शन मेथड्स, प्रेरण विधि से, प्रेरण विधि से, इंडक्शन मेथड्स। ध्यान दीजिएगा, अब एक और है जो होता है थर्मोमिशन मेथड, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, थर्मोमिशन।
थर्मो इमिशन मेथड। ध्यान दीजिए, जो मेनली आपके सिलेबस में वो यही 3 पढ़ना होता है, यही 3 पढ़ना है, घर्षण विधि, चालन विधि, प्रेरण विधि, मतलब फ्रिक्शन मेथड से, कंडक्शन मेथड से और इंडक्शन मेथड से। तो हम लोग ध्यान दीजिए कि जो फ्रिक्शन मेथड होते हैं, फ्रिक्शन मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, और ध्यान दीजिएगा दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाने लगता है, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाने लगता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि वस्तु आवेशित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वस्तु आवेशित हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं पहला विधि, आपको ध्यान रखना है, घर्षण विधि में क्या करेंगे हम लोग कि दो वस्तु को आपस में रब करेंगे, आपस में रब मतलब रगड़ेंगे, आपस में रगड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाने लगता है, और वस्तु क्या होता है कि आवेशित हो जाता है। और इसका उदाहरण आपको ध्यान रखना है, उदाहरण देखिए, उदाहरण आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उदाहरण आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ, टेबल लिख रहा हूँ, जैसे बिल्ली का खाल, बिल्ली का खाल, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कांच, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ रेशम का जो क्लॉथ होता है या सिल्क का जो क्लॉथ होता है, रेशम बोलिए, सिल्क बोलिए, क्लॉथ के बारे में बात करें। उसके बाद बात करते हैं हम लोग रबर का, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एबोनाइट, एबोनाइट रड का। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो भी अपने पास, अब देखिए जो हम लोग क्या करेंगे, इनमें से किसी या किसी को भी रब करेंगे, किसी को भी रब करेंगे, किसी को किसी के साथ रब करेंगे, तो जो आपको ऊपर होगा, जो आपको ऊपर ऑब्जेक्ट होगा इस टेबल में, जो आपको ऊपर होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो टेबल में नीचे आएगा उस पर आपको निगेटिव चार्ज होगा। जैसे मान लीजिए कि आप बिल्ली के खाल को कांच से रब कर रहे हैं, बिल्ली के खाल को कांच के साथ रगड़ रहे हैं, तो बिल्ली के खाल पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कांच पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। वही देखिए, जब कांच और रेशम के सिल्क मतलब रेशम के कपड़े से रगड़ोगे तो कांच के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आएगा, और रेशम के कपड़े पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि कांच पर पॉजिटिव आएगा, मतलब कांच से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, रेशम में जा रहा है। कांच पर पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कम होना, इलेक्ट्रॉन कम होगा मतलब इसको इसको आप रगड़ रहे हो तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, इसको और इसको रगड़ोगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, इसमें से इसको और इसको रगड़ोगे तो इसमें से इसमें जाएगा, इसको और इसको रगड़ोगे तो इसमें से इसमें जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसी तरह से इसमें तो आप किसी भी, जैसे मान लीजिए बिल्ली के खाल को हम लोग एबोनाइट के रड से रगड़ रहे हैं, बिल्ली के खाल को एबोनाइट के रड से रगड़ेंगे तो बिल्ली के खाल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एबोनाइट के रड में, इसलिए बिल्ली का खाल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और एबोनाइट रड क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये आप ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। घर्षण विधि का ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं नंबर 2, बात कर लेते हैं हम लोग। अपने पास क्या था, हाँ, घर्षण विधि के बाद अपने पास जो था वो था चालन विधि। चालन विधि आपको ध्यान देना है कि चालन विधि में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, चालन विधि में आपको क्या होता है कि दो अपने पास कंडक्टर होते हैं, दो अपने पास चालक वाले वस्तु होते हैं, जिसमें आपको विद्युत धारा आसानी से पास कर सके, आसानी से बह सके, विद्युत धारा आसानी से बह सके। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक अपने पास, ध्यान दीजिएगा, एक अपने पास आवेशित वस्तु होता है। सपोज करिए कि मैंने ये धन आवेश वाला मान लिया, और ये न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है, न्यूट्रल मतलब उदासीन है, ये उदासीन वस्तु है, और ये आवेशित वस्तु है, आवेशित। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को क्या करते हैं कि आपस में कांटेक्ट में लाते हैं, क्या करते हैं, आपस में कांटेक्ट में लाते हैं। हो सकता है कि आप इसमें और इसमें क्या करें, एक कंडक्टिंग वायर किससे जोड़ सकते हैं, कंडक्टिंग वायर से जोड़ सकते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू आप इसको संपर्क में ला सकते हैं। संपर्क में लाने से क्या होता है कि जो इनके पास जो चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज है ना, इसमें से कुछ चार्ज क्या होता है कि यहाँ से इसमें चले जाते हैं, इसमें कुछ चार्ज चले जाते हैं, ठीक है। इसका चार्ज क्या होता है, कुछ और कुछ चार्ज इसमें चले जाते हैं, और इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं कि सेपरेट कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, सेपरेट मतलब अलग अलग कर लेते हैं। और जैसे अलग अलग करते थे, इसके ऊपर में तो कुछ चार्ज आ गया, इसके ऊपर में भी कुछ चार्ज आ गया है, इसके ऊपर में भी कुछ चार्ज हो गया। देखिए, ये आपके पास था ए बॉडी, और ये अपने पास बी था, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी। देखिए शुरू में बी क्या था, तो उदासीन था, अभी देखिए इसके ऊपर में कैसा चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक बात और आपको ध्यान रखना, जो इसके ऊपर में जो आवेश गया, जो बी के ऊपर में जो चार्ज गया, वो ए का चार्ज ट्रांसफर हुआ, ए का चार्ज ट्रांसफर हुआ,
ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए का चार्ज ट्रांसफर हुआ, इसका मतलब यदि ए पर नेगेटिव चार्ज होता है तो बी पर कैसा मिलता है, नेगेटिव। अभी ए पर पॉजिटिव है तो बी पर भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो ध्यान रखिए, इसको हम लोग कहते हैं चालन विधि। इसको क्या कहते हैं हम लोग, चालन विधि। अब देखिए, चालन विधि के बाद मतलब कंडक्टिंग मेथड, इसके बाद क्या था अपने पास, प्रेरण विधि। ध्यान दीजिएगा, प्रेरण विधि, थर्ड नंबर के अपने पास प्रेरण विधि। प्रेरण विधि में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों सेम प्रोसेस होता है, अंतर इतना ही है कि हम लोग क्या करते हैं कि ए और जो बी वाले जो ऑब्जेक्ट, ये जो बी वाले ऑब्जेक्ट, इसको बहुत पास पास लाते हैं, इसको बहुत पास पास लाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इनका जो चार्ज है, इनके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान रखिएगा, इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और न्यूट्रल, ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल है, मतलब उदासीन। इसके पास क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज इनका है, उसको ये पॉजिटिव क्या करता है, तो धक्का दे करके बहुत दूर कर देता है, मतलब दूसरे सिरा पे कर देगा, मतलब छोर पे कर देगा, जितना दूर भेज सकता है। और इसके नेगेटिव चार्ज को ये क्या करता है, खींच करके अपने तरफ ले आता है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ से इस साइड से इसको क्या करते हैं कि अर्थ कर देते हैं, यहाँ से कंडक्टिंग वायर से जोड़ करके अर्थ कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है। और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये कनेक्शन को हटा देते हैं, और फिर कनेक्शन को हटा करके सेपरेट करते हैं। तो इसके ऊपर में आपको फाइनली ये देखेगा कि ये कुछ ऋणात्मक चार्ज आ गया, मतलब नेगेटिव आवेश आ गया। देखिए, ये न्यूट्रल था, अब ऋणात्मक आ गया। ठीक है, तो प्रेरण विधि में हम लोग ये प्रोसेस अपनाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे यदि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर कैसा मिला, नेगेटिव, मतलब जैसा चार्ज यहाँ पर होगा उसका उल्टा प्रकृति का चार्ज फाइनली इस पर आएगा। और एक बात और ध्यान रखना, देखिए यहाँ पर आप हम लोग बॉडी को कांटेक्ट में नहीं लाया, ये बात बहुत जरूरी है आपको, प्रेरण विधि में आपको ये बात बहुत जरूरी है कि इसको हम लोग कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, बिना कांटेक्ट का। इसमें क्या होता है कि एक्चुअली में जो आवेश, जो चार्ज यहाँ के होते हैं, जो आवेश होते हैं, ये वाला इस पर नहीं जा रहा है। ध्यान दीजिए, पिछला में क्या होता है, ट्रांसफर हुआ था चार्ज का, लेकिन इसमें ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसमें चार्ज क्रिएट हो रहा है, इसका खुद ही चार्ज जनरेट हुआ है, ये माइनस, ये इसी का चार्ज है, इसका चार्ज नहीं गया, ये इसी का चार्ज है, तो इसीलिए चार्ज का यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा, स्थानांतरण नहीं हो पा रहा था। ये देखिए, ये तीन प्रोसेस था, अपने को यही मेनली अपने को इस चार्जिंग प्रोसेस में पढ़ना था। अब देखिए, इसके बाद हम लोग आपको, हम क्या कर रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं कि इस पर, तो देखिए पीछे हम लोग जो पढ़े हैं, एक थ्योरी जो पढ़े हम लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश का क्वांटमीकरण, उस पर आपको थोड़ा न्यूमेरिकल पूछा जाता है कई बार। तो आपको ध्यान रखिएगा कि वो न्यूमेरिकल आपसे कैसा पूछा जाएगा। देखिए, न्यूमेरिकल यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि Q इजिकल टू NE से, मतलब क्वांटमीकरण से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। आपको देखिए, आपको कई बार बोलेगा कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में, देखिए मान लेते हैं कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में 0.85 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इतना कूलम चार्ज संभव है या नहीं, पूछ सकता है कि इसके ऊपर में इतना चार्ज संभव है या नहीं। एक तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, ये Q बराबर इतना दिया हुआ है, Q बराबर कितना दिया हुआ, 0.85 इंटू 10⁻⁻19। Q इक्वल टू होता है क्या, तो N इंटू ई होता है 0.85 इंटू 10⁻⁻19। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको N का वैल्यू हमेशा निकालना, N निकालोगे तो ये कितने मिलेगा, 0.85 इंटू 10⁻⁻19। और E नीचे में E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये से ये खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये से ये खत्म हो गया, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, ये कितना मिला, 85/16 मिल गया। तो n का वैल्यू जो मिला वो 85/16 मिला। और ये पक्का पक्का कैंसिल आउट नहीं होता, मतलब इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। अब जब ये पूर्णांक नहीं है, आप पढ़ रहे हैं कि Q बराबर NE में n क्या होना चाहिए था, पूर्णांक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आप सोल्व कर रहे हैं तो आपको n क्या मिल रहा है, पूर्णांक नहीं मिल रहा। इसका मतलब कहेंगे कि इतना चार्ज किसी बॉडी के ऊपर में या किसी वस्तु के ऊपर में पॉसिबल नहीं है, मतलब लिखेंगे कि इतना चार्ज संभव नहीं है। और यदि यही चीज आपको यदि पूर्णांक हो जाता तो हम लोग लिखते कि इतना चार्ज इस बॉडी के ऊपर में संभव है। ठीक है, तो एक तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरी बात आपको ध्यान दीजिए, आपको कहेगा कि हम लोग क्या करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हैं। सपोज करिए ये ए है और ये बी है, कह रहे हैं कि इन दोनों को रगड़ते हैं, और रगड़ने के बाद रगड़ते हैं। ठीक है, और रगड़ने के बाद कह रहा है कि आपको कि ए जो है, इस ए के ऊपर में कुछ चार्ज आ गया, आपको कह दिया, जैसे मान लीजिए कि कह दिया कि आपको 8 इंटू 10⁻20 कूलम चार्ज आ गया, ऐसा कुछ कह दिया। देखिए, मैंने अभी से वैल्यू नहीं लिया कि आप इतना चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है, वो मैंने वो चीज करके नहीं लिया। आप समझ रहे बात को, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितना चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, वो इस कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। और यदि पॉसिबल है, ठीक है,
तो आप उसको आगे कंटिन्यू करोगे। ठीक है, देखिए आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो ए के ऊपर में इतना चार्ज आता है, मान लेते हैं कितना आपको कह रहा है। ठीक है, तब कह रहा है कि बताइए कि इलेक्ट्रॉन का कितना ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर कर गया, और पूछ सकता है कि द्रव्यमान का कितना आदान प्रदान हो गया। तो दोनों केस में देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बोलेगा तो आपको एन का वैल्यू निकालना है, जो भी एन मिलेंगे आपको यहाँ से वो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उसका वैल्यू आपको एन से मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात आपको यहां से जो देखनी है कि द्रव्यमान वाली बात है, तो आपको पहले एन निकालना है और एन इंटू क्या करना अपने को, तो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन करना है। क्या करना है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन करना है। मतलब जितना एन का वैल्यू आपको मिलेगा उसको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से गुना कर दोगे तो टोटल कितना मास ट्रांसफर हुआ हम लोग वो यहां से फाइंड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये चीजें हो गया आपको किसके बारे में, तो क्वांटमीकरण के बारे में। ठीक है, अब देखिए आपको मैं यहां से, अब आपको क्या है कि यहां से मैं आपको बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, कूलम्स फोर्स के बारे में। ध्यान दीजिएगा, कूलम फोर्स, कूलम बल के बारे में ध्यान दीजिए। कूलम बल, कूलम फोर्स, कूलम बल या फिर कूलम फोर्स। देखिए कूलम ने क्या बताया अपने पास कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई चार्ज है Q1 और यहाँ से r दूरी पे जाकर के कोई चार्ज है Q2। तो कूलम ने बताया, इसी को हम लोग कहते हैं कूलम्स लॉ भी। ध्यान दीजिएगा, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कूलम्स लॉ। ये भी यही क्या है, कूलम्स लॉ। ध्यान दीजिएगा, अपने को कूलम्स लॉ क्या कह रहा है कि अपने पास ये दो पॉइंट चार्ज है, ध्यान रखिएगा ये आपको पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल है। कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए। और दूसरी बात, इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम होना चाहिए। ये नहीं बोला मैं बहुत कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा होगा तो फिर नहीं लग पाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए रिस्ट्रिक्शन है, कई बार आपको पूछ सकते हैं कि कूलम लॉ के शर्त लिखिए, तो आपको यही लिखना है कि दोनों चार्ज जो होना चाहिए वो बिंदु आवेश होना चाहिए और उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं मेनली कूलम्स फोर्स का। अब देखिए ये जो अपने पास दो चार्ज है, तो इनका कहना है कि इसके ऊपर में जो बल होगा इसकी वजह से और इसके ऊपर में जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से, वो फोर्स सपोज कीजिए कि मान लेते हैं कि F है और ये समानुपाती होगा Q1 और Q2 का। मतलब इन दोनों बल के गुणनफल के समानुपाती होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम लोग। और इन्होंने बोला कि जो F होगा वो इनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम होगा, इनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम होगा। इन दोनों को आप मिला दीजिएगा तो F क्या मिला, Q1 Q2 अब बाई आर स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाइएगा तो एक कांस्टेंट आता है K, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये कितना मिला K, और K जो है ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जो K आपको दिख रहा है ये क्या है, तो कांस्टेंट है। और ध्यान दीजिए इस K का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी का वैल्यू रखते हैं ये मिलेगा 9.1 इंटू 10⁹, जिसको आप लगभग कितना लिख सकते हैं, 9 इंटू 10⁹। और जो भी ये वैल्यू लिख रहे हैं हम आपको, ये किसमें, तो SI मात्रक में, किसमें, SI मात्रक में। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे एक नया चीज आ गया, एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो को हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो पैरावैद्युतांक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पैरावैद्युतांक। इसको क्या कहते हैं हम लोग, पैरावैद्युतांक, मतलब परमिटिविटी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, परमिटिविटी। इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी। और ये किसका परमिटिविटी है, ये निर्वात का या हवा का। ये किसका परमिटिविटी, तो हवा या निर्वात का परमिटिविटी। ध्यान रखिएगा, हवा या निर्वात का पैरावैद्युतांक। ठीक है, इसका मान जो होता है, ध्यान से देखिएगा, इसका जो वैल्यू, कई बार देखिए K का वैल्यू पूछा हुआ, कई बार एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू पूछा हुआ, तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ध्यान दीजिएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू। तो ये आपको दो वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यदि हम लोग K का वैल्यू ये रख दे यहाँ पर, तब जो फोर्स का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो कई बार आपको ये फॉर्मूला पूछ लेते हैं, कई बार आपसे ये फॉर्मूला पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यदि हम लोग थोड़ा सा इसको देखिए, ये तो मैग्नीट्यूड मिला अपने को, ये परिमाण मिला, मतलब कितना लगाएगा बल अपने को ये मिलेगा। कई बार आपसे पूछ लेता है कि इसका सदिश निरूपण लिखिए, कई बार आपसे पूछ लेता है कि इसका सदिश निरूपण लिखिए। ठीक है, कई बार आपसे पूछ लेता है कि इसका सदिश निरूपण लिखिए। तो ध्यान दीजिए, तो सदिश के रूप में जो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको क्या करना है अपने को, सदिश के रूप में लिखना है।
तो हम लोग देखते हैं कि कूलम बल का सदिश निरूपण, ध्यान दीजिएगा, कूलम बल का सदिश निरूपण, कि सदिश के रूप में क्या मिलेगा। कूलम बल का सदिश निरूपण, सदिश के रूप में वेक्टर के फॉर्म में, कूलम्स फोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग पढ़े F इजकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, अभी हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए कि हम लोग देखिए यहाँ पर अपने पास एक्चुअली में क्या था कि यहाँ पे एक चार्ज था Q1 और यहाँ पे एक चार्ज था Q2 और ये दूरी था r। ये इस पर यदि मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि बल इधर की तरफ लगा रहा है F और ये वाला इसके तरफ बल लगा रहा है इधर F। अब एक बात यहाँ से देखिए, यदि इसके ऊपर में बल लगा रहा है F तो इस बल का दिशा इधर है, तो यहां से हम बात करते हैं R का भी तो दिशा इधर की तरफ होगा, क्योंकि यहां से हम लोग इधर चल रहे हैं, ठीक है। तो F और R का दिशा क्या होता है, एक ही दिशा में होता है। इसका मतलब यदि हम F का दिशा लिखे तो हम R का दिशा लिख सकते हैं, और R क्या है, तो ये यहां से लेकर के यहां तक वेक्टर है, ये यहां से लेकर के यहां तक का एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो दिख रहा है आपको लेंथ है जो वेक्टर क्वांटिटी है। तो मतलब हमको क्या करना है कि यहाँ से F इजकल टू लिख सकते हैं हम लोग K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, और यदि हमको किसी भी चीज का वेक्टर सिर्फ और सिर्फ दिशा लिखना हो तो हम लोग उसको कैप से लिख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये यूनिट वेक्टर है। ध्यान दीजिए, आर क्या है, तो इकाई सदिश, इकाई सदिश, और ये जो परिभाषित है वो क्या होता है, तो सदिश आर बाई मोड आर, मतलब इसको आप ये लिख सकते हो आर बाई आर। अब देखिए आर बाई आर, मुझे एफ का दिशा लिखना था तो मैं आर का दिशा लिख दिया। दिशा लिखने के लिए किसका यूज करते हैं, इकाई सदिश, मतलब यूनिट वेक्टर का। और यूनिट वेक्टर किस तरह से परिभाषित है, तो सदिश आर बाई आर, यहाँ पे रख दो आप। तो आप देखिए ये जो मिलेगा आपको, ये सदिश के रूप में, देखिए सदिश लगा दिया, तीर लगा दिया, तो ये क्या मिलेगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, आर कैप की जगह पे लिख सकते हैं आर सदिश बाई आर। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर ले हम लोग, तो सदिश के रूप में क्या मिला, तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू ये कितना मिल गया आपको, देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर टू दी पावर 3 इंटू आर सदिश। तो ये देखिए सदिश के रूप में अपने को ये मिल गया। कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि आपको कूलम बल का सदिश निरूपण पूछता है, ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए इतनी बात हो गया, इंपॉर्टेंट बात। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूज हुआ एक के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और एक यूज हुआ है एप्सिलॉन जीरो। ध्यान दीजिएगा, क्या यूज हुआ है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन जीरो। अब देखिए, अच्छा अभी जो मिला है अपने को, ये कहाँ पर जो भी बल मिला था अपने को, ये कहाँ पे मिला था, तो हवा या निर्वात में मिला था। मान लीजिए कि आपको किसी माध्यम में बल पूछ लिया, किसी माध्यम में बल पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, तो जो F मिलेगा आपको माध्यम में, वो क्या लेना पड़ेगा आपको, तो फार्मूला कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। तो ये एप्सिलॉन जीरो नहीं होगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा सेम फार्मूला है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो नहीं होगा, एप्सिलॉन नोट नहीं होगा। ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है अपने पास, ये भी माध्यम का पैरावैद्युतांक है। ये क्या है, माध्यम का पैरावैद्युतांक, ये क्या है, तो माध्यम का पैरावैद्युतांक। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। सदिश के रूप में क्या लिखेंगे, यहाँ पे आर सदिश, अब ये आर क्यू हो जाएगा फिर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो माध्यम के रूप में हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे इस एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन आर, इस तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो अभी देखिए हम लोग किसके किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए एप्सिलॉन जीरो के बारे में पहला बार बात कर चुके हैं, दूसरी बात अभी हम लोग एप्सिलॉन के बारे में बात कर किए हुए हैं, और तीसरा हम लोग एप्सिलॉन आर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ये क्या होता है, तो हवा या निर्वात का पैरावैद्युतांक, ये क्या होता है माध्यम का, और ये अपेक्षिक पैरावैद्युतांक, ये क्या है आपका अपेक्षिक पैरावैद्युतांक। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग तीसरा नंबर का बात करते हैं एप्सिलॉन आर का। ये क्या है, अपेक्षिक पैरावैद्युतांक। अब ध्यान से देखिए, ये एक्चुअली में जो होता है, आपको ध्यान देना है कि एप्सिलॉन आर जो होता है ये आपको हो जाता है ये कितना होता है, तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट होता है। एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट को क्या करते हैं हम लोग, एप्सिलॉन आर करते हैं। तो यहां से आप यदि ये निकालोगे, तो कई बार आपको ये फॉर्मूला पूछ लिया,
ध्यान दीजिए, कई बार आपको ये फॉर्मूला पूछ ले, यहां से यदि इसको आप निकालोगे तो ये कितना लिखोगे, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए यहां से हम लोग कई बार इसका यूनिट एंड डायमेंशन का बात किया जाता है, तो हम लोग मेनली बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन का। चलिए देख लेते हैं हम लोग, अब मेनली बात करेंगे किसका, बात करेंगे हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का। किसका, तो इन्हीं सब चीज का यूनिट एंड डायमेंशन का बात करेंगे। इससे पहले हम लोग एक बात कर लिख लेते हैं कि जो फर्स्ट नंबर पर होगा के के बारे में जो पढ़े, दूसरा नंबर एप्सिलॉन 0, थर्ड नंबर एप्सिलॉन एंड फोर्थ नंबर एप्सिलॉन आर। आज का हमारा टॉपिक जो एंड होगा वो इसी का यूनिट एंड डायमेंशन बताने के बाद हम लोग इस वीडियो को एंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए जो के था अपने पास, ध्यान सुनिए, हम लोग शुरू करते हैं क्या अपना क्या है, तो यूनिट एंड डायमेंशन। ध्यान दीजिएगा, यहां से एक क्वेश्चन पूछता है, इनमें से एक न एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं के का यूनिट एंड डायमेंशन का बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिए कि जो के का यूनिट एंड डायमेंशन होगा तो क्या होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि F इजकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या पढ़ा हम लोगों ने, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो F आर स्क्वायर बाई Q1 Q2 इजकल टू के। तो यहां से अपने को ये मिल गया। अब यहां से देखिए, यदि हम लोग को जो के का हमको यूनिट लिखना है तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, यूनिट हमको किसका लिखना है, यूनिट के का लिखना है। SI मात्रा का बात करते हैं हम लोग। देखिए ये क्या मिलेगा, F का क्या होता है तो न्यूटन, ये क्या है R मतलब दूरी है तो मीटर स्क्वायर, बाई ये क्या है तो कूलम इंटू कूलम। तो ये क्या मिला अपने को, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। ये क्या मिला अपने को, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन एम स्क्वायर और C टू दी पावर -2, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या मिला अपने को, यूनिट किसका मिला, के का मिला। अच्छा कई बार आपको एन क्या है तो यहाँ पर न्यूटन है, तो एन का भी मतलब एन को भी एक्सप्रेस कर देता। आप जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, ma, इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन, और m को क्या लिखते हैं kg। ये एक्सेलरेशन है मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो n के जगह पे क्या लिखा हुआ मिल सकता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको लिखोगे आप तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो n के जगह पर है, इंटू एम स्क्वायर इंटू C टू दी पावर -2। यदि इसको आप सोल्व करोगे तो ये कितना मिल जाएगा, kg मीटर इंटू मीटर, तो ये मिल जाएगा मीटर, देखिए मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर टू दी पावर 3 इंटू देखिए ये नीचे में क्या अपने पास सेकेंड, तो S टू दी पावर -2 और C टू दी पावर -2। तो ये अपने को मिल जाएगा, समझ रहे। आपको ये भी आपको इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको जनरली आपको बिहार बोर्ड में ये पूछा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ये रट के जा रहे हो फिर ये नहीं जा रहे हो तो फिर दिक्कत है, आपको ये भी पढ़ के जाना। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग डायमेंशन का, बीमा का बात करते हैं हम लोग। तो बीमा कितना मिलेगा, देखिए केजी को हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, केजी को हम लोग कैपिटल एम लिखते हैं, एम को क्या लिखते हैं एल टू दी पावर 3 हो गया। एस के जगह पे क्या लिखेंगे, मतलब ये किसका है टाइम, मतलब टी टू दी पावर -2, और ये सी जानते हैं कूलम का, अभी पीछे लिखे हुए हैं कि आवेश का मात्रा क्या होता है, बीमा क्या होता है एटी या आईटी, एटी या आईटी, इसके पावर में -2। इसको थोड़ा हम लोग और सोल्व कर लें तो ये कितना मिल जाएगा, देखिए एम एल के पावर में 3 और ये टी के पावर -2 और ये -2, तो -4 और ए टू दी पावर -2। देखिए इसका बीमा अपने को मिल गया, के का बीमा मिल गया। अब देखिए के का बीमा मिल जाने से बाकी इस तीन का हमको आसान हो जाएगा बीमा निकालना। सबसे पहले बात देखिए, ध्यान देते हैं हम लोग, तो ये पहला पार्ट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा नंबर बात करते हैं हम लोग एप्सिलॉन 0 एंड एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन 0 एवं एप्सिलॉन का। ये दोनों क्या होता है, ये दोनों पैरावैद्युतांक है, जो किसी माध्यम का गुण होता है, जो किसी माध्यम का गुण होता है। ध्यान दीजिएगा, जो किसी माध्यम का गुण होता है, तो माध्यम का गुण होता है तो दोनों का मात्रक और बीमा तो सेम ही होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा दोनों का मात्रक और बीमा क्या होता है, सेम होता है, एक ही होता है। अब देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब देखिए ये इसको हम लोग इधर भेज दें, के को इधर भेज दें, तो एप्सिलॉन 0 क्या मिलेगा 1/4 पाई के। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए ये जो 4 पाई है ये तो कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका तो कोई मात्रक और बीमा नहीं होगा, जो होगा इस के का होगा। अब ध्यान दीजिए एप्सिलॉन 0 और के में जो रिलेशन है वो कैसा है, तो के टू दी पावर -1 का, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, व्युत्क्रम का है। अब देखिए यदि हमको इसका मात्रक निकालना है, चलिए इसका मात्रक का बात करते हैं। देखिए ध्यान से, मात्रक इसका बोले या इसका बोले, मतलब एप्सिलॉन 0 का बोले या एप्सिलॉन का बोले, मात्रक किसका बात करें एप्सिलॉन 0
या अपसलन का, तो ध्यान से देखिए क्या मिलेगा अपने को। तो k का जो मात्रक होगा उसका पावर में -1 करना, तो k का मात्रक अभी हम लोग निकाले हुए, ये है अपने पास k का मात्रक, तो इसको लिख लीजिए m स्क्वायर c टू द पावर -2 और ये पूरा के पावर में -1, तो देखिए क्या मिला, n के पावर में -1, m के पावर में -2 और c के पावर में +2। ये मात्रक इसका मिल गया, समझ रहे बात, तो किसका मिला, अपसलन 0 या अपसलन का। या फिर आप यहां से लिखोगे तो यहां से भी जो पावर प्लस में उसको माइनस कर दीजिए, जो माइनस में वो प्लस कर दीजिए, देख लीजिए ये दोनों में डिफरेंस होगा। n के पावर में +1 था तो माइनस हो गया, m के पावर में +2 था माइनस हो गया, c के पावर में -2 था तो प्लस हो गया। मतलब आप यहां से इसको भी लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, kg टू दी पावर -1, m टू दी पावर -3 और s टू दी पावर +2 और c टू दी पावर +2। तो हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने को ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। समझते, ये अपने को अपसलन 0 और अपसलन का मात्रक मिल गए। यदि हम लोग बात करें बीमा का, हम लोग बीमा का बात करें तो बीमा में भी जो इसका लिखे हुए हैं आप के का जो बीमा लिखे हुए है ना, इसमें आपको क्या करना है कि पावर को सिर्फ चेंज करना है। जैसे m है तो m टू दी पावर -1 लिखेंगे, यहाँ पे +1 है तो -1 लिखेंगे, l टू दी पावर 3 है तो l टू दी पावर -3 लिखेंगे, t टू दी पावर -4 है तो t टू दी पावर +4 लिख लेंगे, a टू दी पावर -2 है तो a टू दी पावर +2 लिखेंगे। देखिए ये अपने को बीमा मिल गया, किसका मिल गया बीमा, अपसलन 0 एवं अपसलन का बीमा मिल गया, अपसलन 0 एवं अपसलन का बीमा मिल गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका, अपसलन आर का। कई बार आपको अपसलन आर का बीमा पूछ लेता है, तो ध्यान से देखिएगा, किसका बात कर रहे हैं हम लोग, अपसलन आर का बात कर रहे हैं। अपसलन आर के बारे में देखते हैं। देखिए अपसलन आर एक्चुअली होता है क्या, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, अपसलन आर का पीछे फॉर्मूला लिखा था, ये अपसलन आर क्या था अपने पास, तो अपसलन बाय अपसलन 0 था। अब बताइए कि अपसलन का भी मात्रक वही जो अपसलन नोट का मात्रक होता है, तो दोनों सेम तरह का फिजिकल क्वांटिटी, दोनों सेम तरह का भौतिक राशि है, इसीलिए बताइए भौतिक राशि सेम तरह का है, जो मात्रक इसका होगा वही मात्रक इसका होगा, तो कट जाएगा दोनों मात्रक, और मात्रक एवं बीमा दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो अपसलन आर मिलेगा ये क्या होगा, तो मात्रक एवं बीमा रहित होगा, बीमा रहित होगा। मतलब हम लोग ये कर सकते हैं कि अपसलन 0 एवं अपसलन आर का मात्रक और बीमा नहीं होता, हम लोग ये कर सकते हैं अपसलन आर का मात्रक और बीमा नहीं होगा। चलिए यही तक आज हमारा मेन टारगेट अपने को यही तक था। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है ना, मेरे ख्याल से 40 मिनट का है, लेकिन आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा फास्ट करके आप देख लो, लेकिन बहुत ही चीज़ आपको बता दिया गया है। इसको आप पूरा कर लेते हो तो आपको ध्यान रखना, यदि आप इसको पूरा कर लेते हो तो इतना ध्यान दीजिए कि आपको फिजिक्स में अच्छे नंबर आ सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख लीजिए। यदि आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम का हो गया तो आप क्या करो, थोड़ा फास्ट कर लो वीडियो को, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ को मैं आज वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।